नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव तथा इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा व निरक्षीय रेखा पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जब दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दो समान परिमाण के आवेश, जैसे अपने मान लेते हैं एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और दूसरा आपके पास में माइनस क्यू आवेश है। जब ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बना है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों का परिमाण है वो समान है, जबकि प्रकृति विपरीत है। प्रकृति विपरीत का मतलब ये है कि ये प्लस का आवेश है जबकि ये माइनस का आवेश है। तो जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो जब हम बात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की करते हैं तो इसको हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परिमाण होता है वो किसी भी एक आवेश का परिमाण, जैसे किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी हमने क्या मानी है, 2a मानी है, इसलिए इनके बीच की दूरी आपके पास में 2a आ जाएगी। तो ये जो P वेक्टर है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और इसका जो मान है वो Q इंटू 2a हो जाएगा। Q यानी किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर Q है वो आवेश है और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। और यहाँ पर 2a क्या चीज है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है जो मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर इसका मात्रक आ जाएगा मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम गुणा में मीटर होता है। अब हम इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो जब भी हम किसी भी भौतिक राशि की विमा याद करते हैं तो हमें उसके फॉर्मूले को जो भौतिकी की 7 मूल राशियां हैं उसके अंदर तोड़ना पड़ता है। और भौतिकी की जो 7 मूल राशियां हैं वो कौन सी है। एक नंबर आपकी द्रव्यमान है, एसआई पत्ती के अंदर जो भौतिकी की 7 मूल राशियां द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक केजी होता है। दूसरी इकाई है जो है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तीसरी इकाई है समय, जिसके एसआई मात्रक सेकंड होता है। चौथी राशि धारा यानी विद्युत धारा, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसके अलावा ताप, तो इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। इसके अलावा एक राशि होती है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। इसके अलावा 7वीं राशि जो आपकी है पदार्थ की मात्रा। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 मूल राशियां होती है भौतिकी के अंदर। एसआई पत्ती के अंदर 7 मूल राशियां मानी गई है। जब भी हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र याद करते हैं तो हमें उसके जो फॉर्मूले को इन 7 राशियों में तोड़ना पड़ता है। तो हम बात करते हैं मीटर। तो मीटर आपका इन 7 राशियों में है, क्योंकि लंबाई का मात्रक है वो मीटर होता है, यानी ये तो एसआई प्रति के अंदर है
इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि हमें इस कूलाम को बदलना पड़ेगा। तो जब कूलाम को देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो इन मूल 7 राशियों के अंदर और इस कूलाम के साथ में कोई रिलेशन हो। तो हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो जब हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास I बराबर Q बटा T होता है, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर Q बटा में T होगा। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो Q बराबर I T आ जाएगा। अब आवेश का मात्रक है वो आपका कूलाम हो जाएगा, जबकि धारा का मात्रक है वो आपके पास में एम्पियर हो जाएगा, और समय का जो मात्रक है वो आपके पास में सेकंड हो जाएगा। अब ये देखो, हम कूलाम के स्थान पर एम्पियर गुणा में सेकंड लिख सकते हैं। तो जो एम्पियर आपका है वो इन 7 राशियों में से आ रहा है, और ये आपका जो सेकंड है वो भी इन 7 राशियों में से आ रहा है। इसलिए हम इस कूलाम के स्थान पर लिख सकते हैं एम्पियर गुणा में सेकंड, और आपके पास मीटर ऑलरेडी है इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा मीटर। जब हम इसका विमीय सूत्र बनाते हैं तो M L T और A, यहाँ पर M का अर्थ है मास यानी द्रव्यमान। इन 3 राशियों में द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, केजी से संबंधित यहाँ पर कोई मात्रक नहीं है, इसलिए M के ऊपर पावर आएगी 0। जबकि L का मतलब होता है लेंथ, लेंथ से मतलब मीटर लंबाई, तो यहाँ पर एक बार आया मीटर इसलिए L के ऊपर पावर आ जाएगी 1। उसके बाद में T, T का मतलब है समय, टाइम, तो यहाँ पर समय का जो मात्रक है वो सेकंड होता है, और इसमें सेकंड एक बार आया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा T1। और उसके बाद A का मतलब है एम्पियर धारा, और यहाँ पर धारा के लिए एम्पियर एक बार यूज हुआ है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा 1। तो ये जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की विमा हो जाएगी। अब P वेक्टर, P के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है, इसका मतलब है ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसको हमें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर P वेक्टर की, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो ये एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कहां से कहां की होगी, कहां से कहां की ओर होगी ये हमें देखना है। तो इसकी जो दिशा होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, यानी -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। यानी इसके अंदर अगर अपने P वेक्टर की दिशा निकालें इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर, तो इसकी जो दिशा है वो इस माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर आएगी। इस प्रकार से हमने ये देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और उसका हमने विमीय सूत्र और मात्रक याद किया। एक बार इसको और देख लेते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव, जब भी दो समान परिमाण के आवेश, यानी जब भी दो समान परिमाण के आवेश वह विपरीत प्रकृति होनी चाहिए उनकी। इस प्रकृति, विपरीत प्रकृति का मतलब ये हुआ कि एक आवेश अगर प्लस का है तो दूसरा आवेश माइनस का होना चाहिए। तो जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये एक सदिश राशि होती है, इसको हम सामान्य रूप से P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान हम कैसे याद कर सकते हैं, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास P वेक्टर बराबर प्राप्त हुआ Q इंटू 2a। जब हम मात्रक बनाते हैं तो आपके पास में आवेश का मात्रक कूलाम आया और दूरी का जो मात्रक है वो मीटर हो गया। फिर उसके बाद हम विमीय सूत्र इसका याद करते हैं। तो जब भी हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनाते हैं तो जो आपके पास में
राशियां होती है मात्रक के रूप में, उनको इन 7 मूल राशियों में तोड़ना पड़ता है। तो कूलाम को हमने I बराबर Q बटा T फॉर्मूला होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो यहाँ पर Q बराबर I और T आ गया, I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकंड, इसलिए हमने कूलाम के स्थान पर एम्पियर गुणा में सेकंड लिख लिया। अब हम इसका जो लीनियर सूत्र बनाएंगे तो m0 L के ऊपर 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मीटर एक बार है, T के ऊपर 1 इसलिए आया क्योंकि सेकंड एक बार है, और A के ऊपर 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एम्पियर एक बार है। अब ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर लगा है तो सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसके अंदर दिशा भी होगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक और है, और उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। जब हम बात करते हैं ध्रुवीय अणु की, तो प्रकृति में कुछ एक साम्यावस्था में कुछ ऐसे अणु विद्यमान है जिसमें धनायनों व ऋणायनों, धनायनों और ऋणायनों का जो केंद्र बिंदु है वो संपाती नहीं होता। संपाती नहीं होने का मतलब है कि धनायनों का जो केंद्र बिंदु है तथा ऋणायनों का जो केंद्र बिंदु है वो एक ही बिंदु पर नहीं होता। इस कारण से उनके अंदर एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी प्रकृति में कुछ ऐसे अणु विद्यमान हैं जिनके धनायनों व ऋणायनों के केंद्र बिंदु संपाती नहीं होते, इसलिए उन अणुओं का एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल देख सकते हो NaCl है या HCl है आदि। इसके अलावा एक चीज और देखिए आप, प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब यह है कि प्रकृति में कुछ ऐसे अणु भी विद्यमान है जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनमें धनायनों और ऋणायनों का जो केंद्र है वो संपाती होता है। संपाती होता है यानी एक ही बिंदु पर स्थित होता है। धनायनों और ऋणायनों का जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पर होता है, जिसके कारण इसके अंदर एक द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर हमें ऐसे अणुओं को बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं, यानी बाहर विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, तो इसके अंदर एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हो जाता है। अर्थात धनायनों और ऋणायनों का जो केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर था वो थोड़ा थोड़ा पृथक हो जाता है, जिसके कारण एक द्विध्रुव का निर्माण होता है जिसको हमें प्रेरित द्विध्रुव बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। तो हमारा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पर आपका टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अक्षीय रेखा है वो क्या होती है। तो हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब एक +q का आवेश और दूसरा -q आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हमें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है वो इसकी अक्षीय रेखा होती है, और इस अक्षीय रेखा के ऊपर है कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। यानी बिंदु P पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम ये मान लेते हैं
कि इन दोनों आवेशों का जो केंद्रीय बिंदु है वो O है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो 2a है। इसका नाम हम A दे देते हैं और B बिंदु पर यह मान लेते हैं कि -2 आवेश स्थित है। तो A से लेकर जो O की दूरी है वो आपकी A हो जाएगी और O से लेकर जो B की दूरी है वो भी आपकी A हो जाएगी, क्योंकि जो O बिंदु है वो A और B के मध्य में है अर्थात केंद्रीय बिंदु है। तो जब हम बात करते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी एक सदिश राशि है और ये जब ये एक सदिश राशि है तो इसके अंदर परिमाण भी है और इस राशि में दिशा भी है, इसलिए हमें यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों की गणना करनी होगी। तो सबसे पहले हम दिशा की गणना करते हैं। जब आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उस समय आपने ये देखा था कि +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा दूर की ओर होती है, जबकि -q जो आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पास की ओर होती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि जो +q आवेश है इस +q आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है वो आपका kq/r² होता है, यानी आवेश बटा में दूरी का वर्ग, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये चीजें आपने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर देखा था कि +q आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो दूर की ओर है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो पास की ओर है, और किसी भी आवेश के कारण प्लस है अथवा माइनस है उसके कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो kq/r² होती है। इस टॉपिक की हमें इसके अंदर आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसको अलग से पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास में +q आवेश है। इस +q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, हम ये मान लेते हैं कि O से लेकर P बिंदु के बीच की दूरी है वो r है, यानी हमने ये माना है कि O से लेकर P की दूरी है वो r है। अर्थात हमारा टॉपिक ये भी हो सकता है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ पर यह दूरी आपकी A से लेकर O की दूरी आपके पास में A है और जबकि O से लेकर P के बीच की दूरी आपके पास में R है। तो A से लेकर P की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी R + A हो जाएगी और B से लेकर P की जो दूरी है वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि O से लेकर P की दूरी R है और O से B की दूरी है वो आपकी A है। तो इस पूरे R में से जब हम ये A माइनस कर देंगे तो आपके पास में ये दूरी आ जाएगी B से लेकर P की। तो A से लेकर P के बीच की दूरी आपकी R + A प्राप्त हुई और B से लेकर P के बीच की दूरी आपके पास में R - A प्राप्त हुई। तो अब सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की जो बिंदु P पर तीव्रता है उसकी दिशा की गणना करते हैं कि दिशा किस तरफ आएगी। तो ये जो +q आवेश है तो इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आने वाली है वो दूर की ओर आएगी, क्योंकि आपने ये देखा है कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा है वो दूर की ओर होती है। तो हम यहाँ पर इसको दूर की ओर प्रदर्शित कर दिया, जबकि -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पास की ओर होती है। तो ये -q आवेश है और ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पास की ओर होगी, इसलिए आपका E वेक्टर
माइनस क्यू आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से मान किसका ज्यादा है। देखो इसको समझने के लिए जैसे अपने मानते हैं कि आपके पास एक पुस्तक है, इस पुस्तक के ऊपर है, अगर 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है तो 1 न्यूटन का बल इसके ऊपर इस तरफ लग रहा है, यानी ये जो दोनों बल है वो 180 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं। तो उस स्थिति में इस वस्तु पर जो परिणामी बल कार्य कर रहा है जो बल कार्य कर रहा है वो आपका 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। और किस तरफ कार्य कर रहा है? इस तरफ। इसलिए ये पुस्तक इस तरफ गति करेगी। तो इसी प्रकार से अगर दो सदिश 180 डिग्री के कोण पर होते हैं तो उनके परिणामी की दिशा उस तरफ आएगी जिस सदिश का मान ज्यादा है, यानी हम माइनस करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों सदिश एक ही रेखा के अनुदिश एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा बड़े वाले सदिश में से छोटे वाले सदिश का जब हम घटाव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे को परिणामी मिल जाएगा। जैसे इसमें 2 न्यूटन का बल इधर काम कर रहा था, 1 न्यूटन का इधर, तो इस वस्तु पर परिणामी बल इस तरफ कार्य कर रहा था, जिसके कारण ये पुस्तक इस तरफ गति कर रही थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, ये देखते हैं बिंदु P पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो आपके पास में आएगा के क्यू, यानी किसी भी आवेश के कारण आवर्ती पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? के क्यू बटा में आर। आर का मतलब है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है। तो आपका यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु P आपका यहाँ पर है और आपके पास दूरी कितनी है? r प्लस a है, इसलिए आपके पास आ जाएगा r प्लस a का वर्ग। दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम r कैप यूज कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ पर दिशा को लिख भी सकते हो। दिशा किस तरफ है? प्लस क्यू आवेश के कारण O से P बिंदु की ओर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं O से P की ओर इस सदिश की दिशा है। या फिर इस दिशा को आप प्लस आर कैप मान सकते हो और इस तरफ वाली दिशा को आप माइनस आर कैप है वो मान सकते हो, अथवा आप लिख भी सकते हो। तो दूसरी बात आप यहाँ पर देखिए कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं E वेक्टर माइनस क्यू आवेश और के क्यू, और यहाँ पर हम R माइनस a का होल वर्ग और दिशा कहां से है? कहां की ओर है? P से O की ओर। देखिए आपका जो माइनस आवेश है वो यहाँ पर है और माइनस आवेश Q से P की दूरी है वो R माइनस a है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा R माइनस a का होल स्क्वायर। दिशा को प्रदर्शित करने के लिए आप इस दिशा में धनात्मक दिशा को आप R के प्लस यूज कर सकते हो, इस तरफ है वो आप R के माइनस यूज कर सकते हो, अथवा आप ऐसे लिख भी सकते हो। तो चलो अपने इसको R कैप यूज कर लेते हैं प्लस का और इसको यूज कर लेते हैं R कैप माइनस का। ये दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि परिमाण है वो आपका इस प्रकार से। तो जब हम इन दोनों सदिशों का परिणामी याद करेंगे तो जो आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर आपके पास 2 प्राप्त हुई है उसकी हम गणना करेंगे। समीकरण 1 है 2 से, और यहाँ पर हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अब प्रश्न आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा आवेश है, उन आवेशों के कारण हमें अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है
तो हम अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उन सब का हम सदिश योग कर देते हैं, और उससे जो परिणामी प्राप्त होता है वो आपका उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को तीव्रता को निरूपित करता है। तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका हम योग कर लेते हैं, और आपके पास आ जाएगा प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता और प्लस माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, KQ R प्लस A का होल वर्ग, और यहाँ पर धनात्मक दिशा है। इसी प्रकार से आपके पास में KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस RK, इन दोनों का हम योग कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो आपके पास KQ दोनों में कॉमन राशि इसलिए बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा R प्लस में A का होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस प्लस माइनस से गुणा किया माइनस हो गया, R माइनस A का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा KQ, और इसका लहर लोगे तो R प्लस A का होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर। जब आप इसका इसमें भाग दोगे आपके पास बचेगा R माइनस A का होल स्क्वायर। जब आप इसको 1 से गुणा करोगे तो इसको हल करके लिख लेते हैं R स्क्वायर माइनस 2RA और प्लस में A का स्क्वायर, सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस। अब हम इसका जब इसमें भाग देंगे तो आपका बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, और इसको 1 से गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस में 2RA और प्लस में A का स्क्वायर। ये माइनस है और यहाँ पर एक ब्रैकेट है। जब आप इसको खोलोगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये आपका प्लस है और ये माइनस बनेगा इसलिए कट जाएगा, ये माइनस है और ये भी आपका माइनस हो जाएगा इसलिए नहीं कटेगा, जबकि ये प्लस है और ये माइनस होगा इसलिए ये भी कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा KQ और ये माइनस है, 2RA ये है और 2RA माइनस का आपके पास ये हो जाएगा। आपके पास बचेगा माइनस 4RA, और यहाँ पर ये देखिए A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला होता है A प्लस बी, और A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसलिए आपके पास यहाँ पर आ सकता है R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अगर P के रूप में बदलना चाह रहे हैं, P आपका होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और आपने पढ़ा था कि अगर दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो द्विध्रुव कहलाता है, और जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान आप ऐसे याद करते हो किसी भी एक आवेश और इनटू उनके बीच की दूरी। तो Q गुणा में 2A को हम लिख सकते हैं P। तो आपके पास में ये रहा Q, और ये जो 4 है इसको 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और ये आपके पास A पड़ा है, यानी हम माइनस KQ और 4 को हमेशा लिख लेते हैं 2R इंटू 2A, और आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये देखिए Q इंटू 2A, Q इंटू 2A को आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो आपके पास आएगा माइनस KPR, K ये बन जाएगा P और R, और आपके पास 2 और है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2, और आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास जो तीव्रता का फॉर्मूला बना है वो ये बना है, बिंदु P पर जो तीव्रता का फॉर्मूला बना है वो ये बना है माइनस 2KPR बटा में R का स्क्वायर A का स्क्वायर और इस पूरे की होल स्क्वायर।
यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है आर कैप आपका ये देखो साथ में चल रहा था, यहाँ पर भी आर कैप था, यहाँ पर आर कैप, यहाँ पर भी आर कैप और यहाँ पर भी आर कैप, दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पर आप दिशा को प्रदर्शित करने के लिए आर कैप लगा सकते हो। आर कैप एक इकाई सदिश है जो दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखते हो कि ये जो माइनस चिन्ह है वो आपका ये बता रहा है दिशा को, यानी हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2kp r बटा में r स्क्वायर a स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस r के। इस चीज का तात्पर्य ये हुआ कि जो बिंदु P पर है परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण है, उसकी दिशा माइनस r कैप है, यानी इस तरफ है, यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है उसकी दिशा आपकी इस डायग्राम में इस तरफ है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। यहाँ पर आपने ये भी देखा था कि जो एक विद्युत द्विध्रुव होता है उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा p वेक्टर की है वो भी माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है उसकी दिशा भी आपकी माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर है। तो आप ये कह सकते हो कि अक्षीय रेखा पर जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है वह द्विध्रुव है आघूर्ण की दिशा समान होती है, यानी एक ही तरफ होती है। यहां से आपका एक अंक तक का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर एक कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप ये मान लेते हो कि आपके पास में r बहुत बड़ा है a की तुलना में, इसका मतलब ये हुआ कि ये O बिंदु से जो P बिंदु की दूरी है वो बहुत ज्यादा दूर है, किसकी तुलना में, इस A की तुलना में। उस स्थिति में हम इस A की उपेक्षा कर सकते हैं, इसको शून्य मान सकते हैं। तो जब आप इस A की उपेक्षा करोगे तो आपके पास बनेगा E वेक्टर P बराबर है माइनस 2kp r और यहाँ पर इसकी अपेक्षा करोगे, इसको शून्य मानोगे तो ये 0 हो जाएगा। r स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा r4, ऊपर एक पावर है नीचे 4 पावर है इसलिए कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2kp बटा में r3 और माइनस r कैप है वो दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि इस परिणामी के जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आई है वो इस तरफ आई है, यानी माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर आई है, और इसी तरफ आपकी p वेक्टर की दिशा भी है। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो प्राप्त हुआ है 2kp बटा में r3 माइनस r कैप। हमें ये दोनों ही फॉर्मूले न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए याद रखने होते हैं, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। कई बार क्या होता है हमें न्यूमेरिकल प्रश्न में इस प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं जिसमें r की तुलना में a इतना छोटा नहीं होता है, इस कारण से हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ज्यादातर कंडीशनों में r a की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम इस a की उपेक्षा कर सकते हैं और ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो एक बार इस टॉपिक को वापस देख लेते हैं। तो आपका टॉपिक था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि अगर दो आवेश, एक प्लस का दूसरा माइनस का, कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षीय रेखा कौन सी होती है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी अक्षीय रेखा है। हमें इस अक्षीय रेखा के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है, इसका अंदर परिमाण है और दिशा है।
तो सबसे पहले हम दिशा याद करते हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो +2 आवेश है उसके कारण दिशा दूर की ओर है, -2 आवेश है उसके कारण दिशा पास की ओर होती है। तो यहाँ पर इस +2 आवेश के कारण बिंदु P पर जो दिशा आएगी वो दूर की ओर आएगी, इसलिए इसकी दिशा इस तरफ है। और -2 आवेश के कारण जो दिशा आएगी वो पास की ओर आएगी, इसलिए इसकी दिशा है वो इस तरफ है। तो यहाँ पर हम इसकी जब दिशा की गणना करते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसकी दिशा कहां पर आएगी। हमें यह देखना है कि दोनों के कारण बल है जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उनमें से मान किसका ज्यादा है, क्योंकि ये 180 डिग्री के कोण पर है। तो जिस तरफ मान ज्यादा होगा सदिश का उसी तरफ परिणामी की दिशा आएगी। तो हम इसको देखते हैं। इस फॉर्मूले में आपने ये देखा था कि कोई +2 आवेश है अथवा -2 आवेश है, उसके आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो kq बटा में r² होती है। तो अब यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है, इसलिए ऊपर वाला फैक्टर तो बराबर ही है, नीचे क्या है r। तो +2 आवेश के कारण दूरी है वो r+a है, यानी ज्यादा है। और यहाँ पर -2 आवेश के कारण दूरी है वो r-a है, यानी कम है। तो यहाँ पर जब भी बटा की राशि जितनी ज्यादा होती है उस राशि का मान उतना ही कम आता है। इसका मतलब ज्यादा कौन सी राशि है, +2 आवेश के कारण दूरी ज्यादा है, इसके कारण +2 आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो कम आएगी। और -2 आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो आपकी ज्यादा आएगी। तो दोनों सदिश कहां पर है, 180 डिग्री के कोण पर है। और जब दोनों सदिश 180 डिग्री के कोण पर है तो जिस तरफ सदिश का मान ज्यादा है, सदिश का परिमाण ज्यादा है, उसी तरफ परिणामी की दिशा आएगी। तो -2 आवेश के कारण ज्यादा है तो इसकी दिशा इस तरफ आएगी। और इसको हमने कैलकुलेशन में भी देख लिया है कि जो इसकी दिशा इस तरफ आएगी। अब हम इसके परिमाण की गणना करते हैं। तो +2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, kq बटा में दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, r+a का होल स्क्वायर, इस आवेश से P की दूरी। फिर हम -2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करते हैं। तो E वेक्टर -2 बराबर kq बटा में r-a का होल स्क्वायर। r के दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, +2 आवेश पर इस तरफ लग रहा है, इस वाली दिशा को हमने r के प्लस मान लिया, धनात्मक दिशा। और इस तरफ वाली दिशा को हमने r के माइनस दिशा मान ली। अब यहाँ पर इस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने -r लगा लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर हम इनकी गणना करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा आवेशों के कारण आपको किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है तो आप अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उन सभी का सदिश योग कर देना है। तो सदिश योग का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आप सदिश योग करते हो उसमें परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना है आपको। तो हमें परिमाण का भी ध्यान रखना है। तो ये देखो इतना इतना आपका परिमाण है ये वाला, और ये वाली दिशा है, इसलिए हमने दोनों का इसमें ध्यान रखा है। तो आप जब इसकी गणना करते हो तो kq आपका कॉमन आ जाता है और ये माइनस है, प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आएगा 2kpr बटा में r² माइनस a² का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है यानी ये r के कारण है, इसलिए ये बता रहा है कि जो परिणामी की दिशा है वो आपकी -2 आवेश के कारण जो दिशा है उस तरफ होगी। वैसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इसकी कैलकुलेशन से भी आपको पता चल जाए, आपको जो भी ठीक लगे उस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किस तरफ है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो कंडीशन ये है कि यदि r बहुत ही ज्यादा हो किसकी तुलना में, a की तुलना में, तो उस स्थिति में हम इस a को शून्य मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो आपके पास जब इसको शून्य मानोगे तो r² कितना हो जाएगा, r4। r से एक r कट जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 2kp बटा में r3, तो ये आ जाएगा -r। तो -r ये बता रहा है कि ये जो p वेक्टर है वो और ये जो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो, उनकी दिशा इस चित्र में जब आप देखते हो
तो माइनस पी वेक्टर की जो दिशा है, सॉरी जो पी वेक्टर है उसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, इसलिए इसकी दिशा ये है, और परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा आपकी ये, तो दोनों की दिशा क्या है, समान है। इसलिए ये आपसे एक छोटा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षीय रेखा पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आता है वो और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, तो समान होती है। अथवा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इनकी दिशाओं के मध्य कितना कोण होता है, तो कोण क्या होता है, दिशा जब समान है तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री का। तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे आपके पास में दो समान परिणाम के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमने 2a मान ली। ये दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ये वाली, इसको हम अक्षीय रेखा कहते हैं, और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं। इस अक्षीय रेखा के लंबवत इस केंद्रीय बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा होती है उस रेखा को हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा। अब इस समय हमारे पास इस निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि के अंदर दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत पड़ती है व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इन दोनों आवेशों के कारण प्लस q और माइनस q आवेश के कारण इस निरक्षीय रेखा पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं कि कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आपने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का टॉपिक था उसमें पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें आपने देखा था कि जो प्लस q आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूर की ओर होती है, जबकि माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पास की ओर होती है। आपने ये भी देखा था किसी भी आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो परिमाण आता है वो kq बटा में r स्क्वायर आता है। r क्या चीज है, बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी, और r क्या चीज है, सॉरी q क्या चीज है, वो आवेश, और k क्या चीज है, कांस्टेंट राशि है। तो जब हम यहाँ पर सबसे पहले दिशा की बात कर रहे हैं तो हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा था, पीछे वाले टॉपिक में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का टॉपिक था उस समय हमने इतनी चीज पढ़ी थी जिसकी हमें इस टॉपिक में आवश्यकता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को दोबारा थोड़ा सा देख लिया है। तो प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, दूर की ओर। तो इस रेखा पर कहीं पर एक बिंदु है तो प्लस q आवेश के कारण यहाँ जो बिंदु P है उसके ऊपर जो दिशा आएगी वो दूर की ओर आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी E वेक्टर प्लस q। और माइनस q आवेश के कारण दिशा पास की ओर होती है, इस कारण से इस बिंदु पर जो दिशा आएगी P बिंदु पर माइनस q आवेश के कारण वो आपकी हो जाएगी E वेक्टर माइनस q। तो दोनों आवेशों के कारण जो बिंदु P पर दिशा आई है उसमें एक की दिशा है वो इस तरफ आई है, दूसरे के कारण जो दिशा है वो इस तरफ आई है। तो अगर यहाँ पर दोनों सदिशों की डायरेक्शन एक होती, एक ही स्पीड में होती तो हम कह सकते थे कि इसकी दिशा है वो इस तरफ है। अगर दोनों विपरीत होती 180 डिग्री के कोण पर तो जिस तरफ दो सदिश का मान ज्यादा होता उस तरफ परिणामी आता। लेकिन यहाँ पर है ना तो 0 डिग्री का एंगल है और ना ही 180 डिग्री का एंगल है, तो इस स्थिति में हम इन सदिशों को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। तो जब हम इस सदिश को घटकों के रूप में वियोजित करेंगे तो सबसे पहले हम इस रेखा के समांतर बिंदु P से गुजरने वाली एक रेखा खींचते हैं, यानी ये जो AP रेखा के समांतर हमने बिंदु P से गुजरते हुए एक रेखा खींची। अब हम ये मान लेते हैं
कि हमारे पास जो ये एंगल ए बिंदु पर बन रहा है वो थीटा है, यानी पी ए और ओ एंगल है वो आपका थीटा है। अब यहां पर दोनों त्रिभुजों में, यानी एक तो त्रिभुज कौन सा है, ए पी और ओ, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी बी और ओ, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि ओ क्या चीज है, केंद्रीय बिंदु, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, इसलिए ये दूरी आपकी ए होगी और आगे वाली दूरी भी आपकी ए होगी। जबकि ये जो दूरी है वो आर दूरी पर बिंदु हमने माना है पी, इसलिए ये बराबर है, दोनों त्रिभुजों में उपनिष्ठ भुजा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भुजा भी बराबर हो जाएगी। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर, इसलिए एपी और बीपी भी क्या होगी, बराबर। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं चित्र से कि एपी है उसका मान है वो बराबर है बीपी के, और वो मान बराबर कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हम कैसे याद करते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और वर्गमूल कर लेंगे इन दोनों का, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आपने कर्ण की गणना है वो कर ली। तो अब आपके पास में यहाँ पर ये गणना की है, इसका मान आपके पास आ गया वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये एंगल जो थीटा है तो ये एंगल भी संगत कोण के कारण से थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है, और ये एंगल थीटा है तो इस त्रिभुज का ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समान है, और ये एंगल थीटा है तो संगत कोण की वजह से ये एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। अब ये एंगल जब आपका थीटा है तो सामने वाला जो शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जब हम इन दोनों सदिशों को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं तो घटकों का वियोजन हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि घटकों का वियोजन कैसे करते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। तो ये आपके पास में एक सदिश, कोई भी सदिश है, जैसे ए वेक्टर एक सदिश है, अगर आपको इसका x दिशा में घटक चाहिए, यहाँ पर एंगल थीटा है तो आपको प्राप्त होता है a cos थीटा, और दूर वाला अगर घटक चाहिए तो वो आपको प्राप्त होता है a sin थीटा। अब a क्या चीज है, a इस सदिश का परिमाण है। परिमाण का मतलब o से लेकर p की दूरी है, यानी o से लेकर p की जो दूरी है वही a वेक्टर का परिमाण है और वही आपका a है। ये इतनी चीज आपने 11वीं में पढ़ी थी। तो जब हम इसको घटकों के रूप में वियोजित करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, ये चतुर्थांश एक बन रहा है ये वाला, जिसको हम अलग से बना सकते हैं। यहाँ पर है ये आपका E+2 आवेश के कारण जो दिशा है वो इस दिशा में है, ये थीटा का एंगल है, तो थीटा के साथ वाला इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इस दिशा में E+2 cos थीटा आना चाहिए, दूर वाला क्या आना चाहिए, E+2 sin थीटा आना चाहिए। सेम कंडीशन आपकी इस -2 वाले आवेश के अंदर भी अप्लाई करते हैं अपने, तो ये वाला और ये वाला और ये आपका सदिश हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं जो चित्र के अंदर है इस प्रकार से, और इसके अंदर -2 आवेश के कारण ये दिशा है, और यहाँ पर आपका एंगल थीटा है, यानी ये वाला। तो थीटा के साथ वाला घटक कौन सा होगा, E-2 cos थीटा, और दूर की ओर जो घटक है वो क्या होगा, E-2 sin थीटा। जब हम ये बिंदु P का इन दोनों चित्रों को एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास इस चित्र में इस प्रकार से प्राप्त होता है कि इस दिशा में जो घटक प्राप्त होता है वो E+2 cos थीटा ये वाला, और इस दिशा में जो दूसरा घटक प्राप्त होता है वो E-2 cos थीटा प्राप्त होता है। ऊर्ध्वाधर जो नीचे की ओर घटक प्राप्त होता है इस दिशा में वो E-2 sin थीटा प्राप्त होता है। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर प्राप्त होता है वो E-2 sin थीटा प्राप्त होता है।
यानी हमें कुछ घटक इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की ओर घटक प्राप्त हो रहा है वो आपको E प्लस क्यू साइन थीटा प्राप्त हो रहा है। नीचे की ओर जो प्राप्त हो रहा है वो E माइनस क्यू साइन थीटा प्राप्त हो रहा है। और क्षैतिज दिशा में दो घटक प्राप्त हो रहे हैं, E प्लस क्यू कोस थीटा प्राप्त हो रहा है और दूसरा E माइनस क्यू कोस थीटा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर साइन थीटा वाला फैक्टर और यहाँ पर साइन थीटा वाला फैक्टर है वो बराबर है, जबकि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का परिणाम है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का परिणाम है। और किसी भी बिंदु P पर है इसी आवेश के कारण जो तीव्रता का परिमाण याद करते हैं हमें वो kq बटा r स्क्वायर के फॉर्मूले से आता है। और आपके पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव है और द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, समान परिमाण के होते हैं, इसलिए दोनों ही आवेशों का परिमाण है वो समान है। अब बात होती है किसकी, r की। तो r देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण ये जो दूरी है वो अलग अलग है या फिर समान है। तो ये देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो a से लेकर p है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो b से लेकर p है। दोनों ही आवेशों के कारण जो समीकरण आपने ये बनाई है इसके अंदर दूरी क्या है, बराबर है। तो जब ये दूरी बराबर है आपकी तो आवेश बराबर है और वह दूरी भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरियां बराबर है, ये दूरी और ये दूरी आपकी बराबर है, जबकि आवेशों का परिमाण है वो भी समान है। तो इस कारण से प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता प्राप्त होनी है आपकी, वही तीव्रता का जो परिमाण है वो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण आएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो समीकरण नंबर 2 के अनुसार परिमाण में बराबर हो जाएंगे और दिशा में विपरीत है, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो आपके एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कारण क्योंकि ये परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, ये विपरीत है। जबकि क्षैतिज घटक दोनों एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इस कारण से जो परिणामी तीव्रता है वो क्षैतिज दिशा में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही cos थीटा इसमें भी बराबर है इसमें भी बराबर है। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का परिणाम और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का परिणाम, दोनों का ही परिणाम समीकरण 2 में क्या बता रही है कि बराबर है। तो बराबर है तो इसलिए ये जो दोनों घटक हम जोड़ेंगे तो निरक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र जब आप परिणामी विद्युत क्षेत्र याद करोगे तो यहाँ पर दो घटक है, दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे, E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा। लेकिन समीकरण 2 क्या कह रही है कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उनका परिणाम प्राप्त होना है बिंदु P पर वो क्या है, समान है। इसलिए हम जब इसमें समीकरण नंबर 2 अप्लाई करते हैं तो जोड़कर इनको लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से आप इस बात को ये लिख सकते हो कि 2E प्लस क्यू कोस थीटा। अब हम बात करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी प्राप्त होगी बिंदु P पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आएगा, तीव्रता प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर सकते हैं kq बटा में r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। r क्या चीज है, आवेश की बिंदु P से दूरी है। तो यहाँ पर देखिए आप इस आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, AP है और वो कितनी है
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। वर्ग चाहिए तो वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा के क्यू और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें गणना करनी है कोस थीटा की। तो हम यहाँ पर देखते हैं चित्र से कि कोस थीटा कितना होगा। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, ये वाला आधार है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई है और ये लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा और ये आपका आधार हो गया। तो आधार बटा में कर्ण, और आधार कितना है, ए है, और कर्ण कितना है, ए का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का वर्गमूल, यानी वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ये। तो जब आप यहाँ पर cos थीटा रखोगे तो आपके पास आ जाएगा ए और ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि दो क्यू और ए क्या बनाते हैं, पी बनाते हैं, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है q इंटू 2a। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब यह है कि कोई भी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का अगर मान याद करते हैं तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को P के रूप में लिख सकते हैं। तो आपके पास आएगा E वेक्टर बराबर KP बटा में, यहाँ पर एक पावर है और वर्गमूल का मतलब कितना है, आधी पावर। तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 3/2। तो a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, और वो कंडीशन हम ये अप्लाई कर देते हैं कि यदि आपके पास में जो r है वो a की तुलना में बहुत ही बड़ा है, तो उस स्थिति में हम a को लगभग शून्य मान सकते हैं, यानी a कहाँ की ओर चला जाएगा, शून्य की ओर अग्रसर होगा, यानी हम उसको एक प्रकार से नेग्लेक्ट मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, उसको शून्य मानकर चल सकते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो बिंदु निरक्षीय रेखा पर जो तीव्रता का परिमाण प्राप्त होगा वो आपके पास आ जाएगा Kp। जब आप इसको जीरो करोगे तो r स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और कितनी बचेगी 3, r क्यूब, ये आपका परिमाण आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इसी को सदिश रूप में लिखना पड़ेगा तो हम सदिश रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, E वेक्टर है बराबर है Kp बटा में r क्यूब, और दिशा को व्यक्त करने के लिए क्या लगा देंगे, r। जबकि हमने दिशा ज्ञात कर ली है और दिशा हमारी किस तरफ आई थी, इस तरफ आई थी, क्षैतिज दिशा में, यानी इस चित्र में देख सकते हैं परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में ये प्राप्त हुई थी, और परिणाम हमारे को प्राप्त हुआ है Kp बटा में r क्यूब, और दिशा कौन सी प्राप्त हुई है, क्षैतिज दिशा। लेकिन इसके अंदर जो P की दिशा है, जो जिसकी दिशा कहां से कहां की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, वो दिशा आपकी इस तरफ है, जबकि इसके अंदर जो आपकी E की दिशा आई है वो इस तरफ है। तो दोनों ही दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक की दिशा इस तरफ, दूसरे की दिशा इस तरफ। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि निरक्षीय रेखा पर E वेक्टर और P वेक्टर की दिशा किस प्रकार से होती है। तो E वेक्टर है P वेक्टर की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक बार इस टॉपिक को हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक यह था कि विद्युत विद्रोह के कारण हम निरक्षीय अथवा विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये देखा कि अगर कोई भी आवेश है, दो आवेश परिणाम में समान और प्रकृति में अगर विपरीत है और वो कुछ दूरी पर स्थित हो तो उस प्रकार से जो निकाय बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी थी। तो ये आपकी निरक्षीय रेखा है। तो इस बिंदु P पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी सदिश राशि थी। तो आपको दो चीजों की गणना करनी है, एक दिशा की और एक परिमाण की। तो सबसे पहले हम दिशा की चर्चा करते हैं।
तो हमने शुरू के टॉपिक में पढ़ा था कि +2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है, -2 आवेश के कारण पास की ओर होती है। और परिमाण की बात करें तो k3/r² होता है। r क्या चीज होती है? आवेश से बिंदु की दूरी होती है। तो हमने जब इस +2 आवेश के कारण बिंदु P पर दिशा की गणना की तो वो हमें दूर की ओर प्राप्त हुई इस तरफ, जबकि -2 आवेश के कारण जब हमने प्राप्त की तो वो दिशा हुई हमें पास की ओर प्राप्त। दोनों दिशाएं अलग अलग होने के कारण हमें इन दिशाओं को घटकों के रूप में बांटना पड़ा। घटकों के रूप में हम कैसे बांटते हैं ये चीज हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है। किसी भी सदिश को घटक के रूप में कैसे बांटते हैं, घटक का विभाजन कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास में एक ये सदिश a वेक्टर है और थीटा कोण बना रहा है x एक्सिस से, तो x दिशा में घटक आपका cos थीटा और थीटा से दूर वाला घटक आपको प्राप्त होता है a sin थीटा। तो जब हम यहाँ पर ये एंगल आपके पास थीटा है, इस चित्र के अंदर ये सदिश है, तो थीटा के साथ वाला घटक e + q cos थीटा हो जाएगा, दूर वाला घटक e + q sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से इस कोऑर्डिनेट इस चतुर्थांश में जो आप देखते हो थीटा के साथ वाला घटक है e - q cos थीटा और थीटा से दूर वाला घटक e - sin थीटा। इस घटकों को हम सिंपल रूप से यहाँ पर डायग्राम बनाया तो आपको ऊपर घटक e + q sin थीटा और e - q sin थीटा प्राप्त हुआ, जबकि ये वाला जो घटक है वो आपको e + q cos थीटा और e - q cos थीटा प्राप्त हुआ। अब ये घटक दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परिणाम में बराबर क्यों है? क्योंकि +2 आवेश के कारण और -2 आवेश के कारण जो बिंदु P है वहां पर तीव्रताएं क्या है, उसका जो तीव्रता का जो परिमाण है वो क्या है? बराबर है। क्योंकि परिमाण किसी भी आवेश के कारण दो चीजों पर निर्भर करता है, आवेश के मान पर और दूरी पर। द्विध्रुव द्विध्रुवों में दोनों ही आवेश समान परिमाण के होते हैं और दूरियां भी बराबर है। तो आवेश भी बराबर है, दूरियां भी बराबर है, तो जो परिणाम आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो भी क्या आएगा? समान रहेगा। तो +q आवेश के कारण और -q आवेश के कारण क्या है, परिमाण है वो समान है। फिर हमें परिणामी की गणना करने की, तो दो घटक प्राप्त हुए क्षैतिज दिशा में, इनका हमने कर दिया जोड़। तो तीव्रता हमने याद की +q आवेश के कारण कैसे? इस फॉर्मूले से k3/r²। r क्या चीज थी? आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? AP है। कितना मान है? वर्गमूल a² + r²। वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब आपके पास cos थीटा याद किया। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है? ये a है और कर्ण कितना है? ये वाला है। वर्गमूल a² + r²। तो इस फॉर्मूले में 2q और 1 मिलकर क्या बनाएंगे? P बनाएंगे। जो बोलते हैं इसको। अब नीचे पावर 1 है, इधर पावर आपकी कितनी है? आधी है, तो पावर कितनी होगी? 3/2। अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर देते हो, आपका r है वो बहुत बड़ा है किसकी तुलना में? a की तुलना में। तो इस स्थिति में आप a को ना के बराबर मान सकते हो, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, शून्य मान सकते हो। तो इस स्थिति में आपके पास में ये 0 हो जाएगा। r² की पावर 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ पर कैप लग जाएगा। और एक बात आपने ये भी देखी कि इसमें E वेक्टर की दिशा इधर है और P वेक्टर की दिशा इधर है, यानी ये जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है।